हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो है प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से टोटल इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, चाहे बीपीएससी का हो या बीपीएससी टीआरई 4 यानी टीचर्स एग्ज़ाम का हो, या बिहार सीजीएल या बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो है उसका तैयारी करते हैं, या बिहार दरोगा किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन का डिस्कशन ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी भारत जो है बाबर का जो आगमन हुआ था उससे क्या क्या बदलाव हुआ था भारत में। पहला कहता है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ था। ऐसा नहीं है, भारत में जो है उपमहाद्वीप में पहले से बारूद का आगमन हो चुका था। उसके बाद है क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ था। ये भी सही नहीं है, क्योंकि इससे पहले था। क्षेत्र में तैमूर वंश का स्थापना हुआ, ये सही है, तीसरा सही है। फिर कहता है युद्ध में तोपों का परिचय हुआ, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन सी देख भी रहे होंगे आप कि 3 और 4 सही है। यानी क्या हुआ कि बाबर के आने से पहले भारत में मौजूद था, बारूद मौजूद था। उसके बाद क्या है, इसके अलावा मेहराब गुंबद भी इससे पहले मौजूद था। यानी कि इसलिए केवल सी ऑप्शन सही होगा। यानी ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग तैमूर वंश की स्थापना हुआ, क्योंकि बाबर जो है तैमूर वंश से भी संबंध रखता था। और युद्ध में तोपों का परिचय हुआ, यानी पहली बार अगर तोप का कोई यूज किया है तो पहली बार तोप का यूज भारत में बाबर ही किया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, सूरत। सूरत बंदरगाह को मक्का का द्वार यानी बाबुल मक्का कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, यानी इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, जानिए, देख लीजिए। सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता था क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। यानी मक्का तो जाने के लिए आदमी जो है तीर्थ यात्रा जो शुरू होता था वो सूरत से शुरू होता था। सूरत गुजरात का एक प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है और यहाँ हीरे की कटाई और पॉलिशिंग की मुख्य केंद्र में से एक है। यहाँ पर हीरे की कटाई और उसकी पॉलिश भी होती है। मध्यकाल के दौरान यह दुनिया के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इससे मक्का द्वार कहा जाता था क्योंकि तीर्थयात्री सूरत से समुद्री मार्ग से यात्रा करते थे। यानी पहले जो है मक्का जो तीर्थयात्री सब जाता था तो वो समुद्री मार्ग से होके जाता था, तो यहीं से सूरत से ही जाता था, इसलिए इसे मक्का का द्वार कहा जाता था। इसे पश्चिम एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे पश्चिम एशिया का भी प्रवेश द्वार कहा जाता है क्योंकि सूरत अन्य एशियाई देशों में समुद्री माध्यम के से व्यापार किए जाने वाले सामान और कपड़ों का एक प्रमुख यानी मुख्य केंद्र है। देख ले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अपना कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद, यानी ये देखिए 69 बीपीएससी प्री में पूछा गया है कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किससे संबंधित है। तो अष्ट प्रधान जो है मराठा शासन से था। यानी कि याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही होगा कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद जो है किससे संबंधित है, मराठा प्रशासन से। यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है इसको बनाए थे। आगे है कि बौद्धिस्त्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ स्थित है। यानी बौद्धिस्त्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ स्थित है। 69 बीपीएससी में ये भी पूछा गया। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, अजंता। देखिए, कहता है 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बौद्धिस्त्व पद्मपाणि का भित्ति चित्र माध्यम भारत में अजंता मठ की गुफा में देखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है आपका पहला कि फायान एक चीनी यात्री था, ये सही है, तीर्थयात्री था, जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। ये गलत है क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, ये भी सही है, लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था ये भी गलत है। ये जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसके अकॉर्डिंग होगा कि ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। देखिए वही हुआ, फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था और हुएनसांग जो है वो आपका किसके समय आया था, राजा हर्षवर्धन के समय शासनकाल में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। देखिए क्या है कि चरक किससे संबंधित है। चरक का संबंध चिकित्सा से, यानी एक का 2 हो जाएगा। फिर आगे है ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित से है। और वरामिहिर का जो है आपका क्या हो जाएगा, नाटककार थे से संबंधित है। और विशाख दत्त जो है ये ज्योतिष से। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी, वारमिहिर जो है वो किससे हो जाएगा आपका, वारमीर जो है आपका हो जाएगा किससे, ज्योतिष से। और विशाख दत्त जो हो जाएगा नाटककार से हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग का हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, यानी कि ए का 2, B1 C4 और D3।
चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, ये क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे है चरक 150 से 200 ईस्वी और 100 ईस्वी पूर्व के बीच रहते थे। इन्हें चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ का संपादक के रूप में जाना जाता है। यानी चरक का किताब का नाम क्या है? चरक संहिता याद रखिएगा, जो शास्त्रीय भारतीय चिकित्सा और आयुर्वेद के मूलभूत ग्रंथों में से एक है, जिसे बृहत्त्रयी के अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी कि चरक संहिता जो किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है और आयुर्वेद के मूल ग्रंथों में से एक है। भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त 598 ईस्वी से 668 ईस्वी तक रहे, और यह है कि एक अधिक व्यवहारिक ग्रंथ और सैद्धांतिक ग्रंथ और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत गणित और खगोल विज्ञान पर उनको 2 शुरुआती कार्य हैं। पहली बार ब्रह्मगुप्त ने शून्य का साथ गणना करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किया। याद रखिएगा, पहली बार शून्य के साथ गणना करने का दिशा निर्देश कौन दिया था? ब्रह्मगुप्त, याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर का आपका, निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी त्यौहार या नौरोज़ का शुरुआत की? तो नौरोज़ का शुरुआत जो है बलबन किया था, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। बलबन ने अपने दरबार के लिए कुछ नियम कानून बनाए, उन्हें सख्ती से लागू किया। इस क्षेत्र में ईरानी राजा उनके आदर्श थे और उन्होंने अपने दरबार में उनकी कई परंपराओं को पेश किया। यानी कि उसका जो है ईरानी राजा का परंपरा पेश किया। उन्होंने सिजदा यानी ज़मीन पर लेटकर अभिवादन करना और पैगोस यानी राजा के पैर चूमना, सिजदा और पैगोस की रस्म शुरू की थी, याद रखिएगा। इन्होंने फारसी त्यौहार नवरोज़ मनाने के रस्म भी शुरू किया, याद रखिएगा। नवरोज़ त्यौहार जो है फारसियों का, वो कौन शुरू करवाया था? बलबन करवाया था, याद रखिएगा। बलबन दिल्ली सल्तनत पे राज किया था। आगे है नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया। ये भी 69 बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर भारत में। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय कहाँ बनाया? उत्तर भारत में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? यानी मैथिली भाषा का विकास जो है कर्नाट वंश के शासनकाल में शुरू हुआ, याद रखिएगा। कर्नाटकों के अधीन मिथिला ने अपेक्षाकृत शांति की अवधि का अनुभव किया, जिसने लेखकों, कवियों और कलाकारों को शाही संरक्षण प्राप्त करने की अनुमति दी। इस अवधि के दौरान मैथिली भाषा का जोरदार विकास हुआ, क्योंकि नए साहित्य और लोकगीतों का निर्माण हुआ। याद रखिएगा, अगर पूछ ले आपसे कि मैथिली वंश का भाषा का विकास किसके शासनकाल में शुरू हुआ, तो कर्नाट वंश के। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, नीतिसार राजनीतिक एक प्रारंभिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नीतिसार जो है किसके द्वारा लिखा गया? कामंदक के साथ लिखा गया, याद रखिए। कामंदक द्वारा नीतिसार लिखा गया। कामंदक के नीतिसार, जिसे कामंदकीय नीतिसार के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त वंश के काल में रची गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये बुक कब लिखा गया था? तो गुप्त काल में। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित थी, याद रखिएगा। चलिए कुछ लेखक हैं जो उसके इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, देख लेते हैं हम लोग। जैसे है अमर सिम्हा का अमरकोश, आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय, अश्वघोष का एक मिनट, अश्वघोष का आपका क्या होगा? बुद्ध चरित्र, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो उसको देख लेते हैं। जैसे बाणभट्ट का क्या है आपका? हर्षचरित और कादम्बरी, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, और इसमें जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपका जैसे ब्रह्मगुप्त का, जैसे चंद्रबदाई का जो है पृथ्वीराज चरित्र, और चरक का चरक संहिता भी जो हम लोग देखे थे चिकित्सा पर आधारित था। इसी तरह से बहुत सारा बुक है जिसमें दिया हुआ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे सुश्रुत का, याद रखिएगा, सुश्रुत संहिता। आगे है 11 नंबर का क्वेश्चन, फतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? ईश्वरदास नागर के द्वारा, याद रखिएगा। फतुहात आलमगिरी पुस्तक ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई थी, जो लंबे समय तक जोधपुर जिले में मुगल अधिकारी थे। इस पुस्तक में 1698 ईस्वी तक औरंगजेब के शासनकाल का कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है। फतुह आलमगिरी किसके द्वारा लिखा गया? ईश्वरदास नागर के द्वारा। आगे क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक जिसका नाम क्या था? मेघवर्मन गया में बोधि मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजा था?
यानी कि उसको जो है बोध गया में बौद्ध मंदिर बनाना था, गया में बौद्ध मंदिर बनाना था। उसके लिए किस राजा से अनुमति मांगा था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसमें से है क्या, इनमें से ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से जो है वो यानी अपने दूत को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। आगे है क्वेश्चन, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? देखिए 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो किस दक्षिणी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? अवध के नाम से जाना जाता था, जो कि ऑप्शन इनमें से किसी में नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट होगा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण स्थित क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। अवध नहीं, सॉरी, मगध के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित थी। तक्षशिला कहाँ पर था? सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था। आगे क्वेश्चन है, और चोल जो है, चोल साम्राज्य गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित यानी दक्षिण भारत में था, याद रखिएगा। आगे है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग कब शुरू हुआ? तो भारत महाद्वीप में लोहे का उपयोग, इसमें से इसका भी आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 3000 साल पुराना ही नहीं है। 3000 साल से अधिक पुराना नहीं है यहाँ, और सभी साल जो है 9000, 6000 और 12000 साल पुराना दिखा रहा, जो कि लोहा का प्रयोग है 3000 साल से अधिक पुराना नहीं है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत में शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय का मरम्मत किसके द्वारा की गई थी? देखिए सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है, लेकिन उसका जो है फिर से मरम्मत किसके द्वारा किया गया था? मरम्मत, तो ये रुद्रदामन हो जाएगा, ऑप्शन बी। शासक का एक प्रमुख राजा है रुद्रदामन, जिसके द्वारा मरम्मत कराया गया था। चलिए रुद्रदामन के द्वारा थोड़ा जान लें इसको। शक, जिन्हें सीथियन के नाम से भी जाना जाता है, जो पश्चिमी चीन से थे। पहला शक राजा कौन था? मोस या मोगा, याद रखिएगा। और शक शासकों में सबसे जो है मतलब प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन था, जिसने जूनागढ़ शिलालेख मिलता है, जो कि एक ये महत्वपूर्ण शिलालेख है, और इस शिलालेख को संस्कृत में ये शिलालेख लिखा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर में मूर्तियां महत्वपूर्ण अवशेष है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गुप्त काल का है अवशेष है, यानी कि झांसी का देवगढ़ मंदिर हुआ और इलाहाबाद के पास जो गढ़वा मंदिर है, यहाँ का मूर्तियाँ कहाँ का अवशेष है? गुप्त काल के अवशेष हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17वां नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का नाम से सही नहीं बताया गया? यानी इसमें से सही नहीं बताया गया। पहला लिखा है पानीपत की पहली लड़ाई बराबर और इब्राहिम के बीच हुई थी, इब्राहिम लोदी पे, ये सही है 1526 में। दूसरा है पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा के बीच हुआ थी, यही गलत है। यहाँ जो है आपका क्या हो जाएगा? हेमू और इसके बाद किसका? हेमू और तथा, यानी कि हेमू तथा अकबर के बीच हुआ था, याद रखिएगा। और तीसरा लड़ाई है आपका हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, ये भी क्या आपका सही है। तो हम लोग को करेक्ट करना, चूज करना था कौन सा सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं हुआ था, बल्कि हेमू तथा अकबर के बीच हुआ था, जो यहाँ देख रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला बैटल जो हुआ था पानीपत का, प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीता था। सेकेंड बैटल में आपका पानीपत 1556 ईस्वी में हुआ था, जो कि सम्राट हेमू यानी कि हेमू तथा अकबर के बीच हुआ था। और तीसरा बैटल जो है आपका अफगान और मराठा के बीच हुआ था 1761 ईस्वी में। तृतीय यानी पानीपत जो हुआ था, पानीपत का युद्ध, वो 1761 ईस्वी में हुआ था। आगे 18वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान पदनाम यानी मुकद्दम या चौधरी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो मुकद्दम या चौधरी का इस्तेमाल जो है ग्राम प्रधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 20वां नंबर क्वेश्चन, तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबू फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी तबकाते अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा तबकाते अकबरी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। तबकाते अकबरी, जिसे कभी अबू फजल के द्वारा जो लिखा गया था ना अकबरनामा, उससे भी विश्वसनीय माना जाता है। ये निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई थी। वो एक बहुत ही सम्मानित परिवार से थे। उनके पूर्वज अकबर के पूर्वजों की सेवा करते थे। अकबर के शासनकाल द्वारा इन्हें स्वयं मीर बख्शी के पद से नियुक्त किया गया था। कौन सा पद से नियुक्त किया गया था? मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया गया था।
चलिए आगे देखते हैं। आगे है 20वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रसिद्ध शासकों में से किसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? ये भी 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय जो है ऐसा किए थे। विजयनगर के पास एक नागलपुरम शहर की स्थापना की थी, जो कि अपनी माँ के नाम से किया था। और ये जो थे विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा थे कौन? कृष्णदेव राय, जो कि तुलु वंश से थे, याद रखिएगा। मोहम्मद शाह को आज़ाद कराया और यवंज्र प्रतिष्ठान पनाचार्य की उपाधि प्रदान की। आगे है 21वें नंबर क्वेश्चन 21वीं का, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करने के बाद सिंहासन संभाला था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अपना बड़ा भाई का हत्या करने के बाद शासन संभाला था। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई रामगुप्त ने सिंहासन संभाला था, याद रखिएगा। और रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय एक राजा बन गया। आगे है वर्धन वंश का नींव किसने रखी थी? वर्धन वंश का नींव जो है पुष्यभूति रखे थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध जो है कुषाण शासक ने स्थापित किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वह मुस्लिम शासक जिसके साम्राज्य को दारुल इस्लाम का हिस्सा माना जाता था, वह कौन है? तो याद रखिएगा वो इल्तुतमिश है। वह मुस्लिम शासक जिसने दारुल इस्लाम का हिस्सा माना था वो इल्तुतमिश है। दारुल इस्लाम एक ऐसी क्षेत्र को दर्शाता है जहाँ मुस्लिम इस्लामी कानून के अनुसार अपने धर्मों को पालन करने के लिए स्वतंत्र है। दारुल हरब उन भूमियों की प्रतिनिधित्व करता है जो गैर विश्वासियों द्वारा शासित है। और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो खलीफा की शक्ति का विरोध देखिए, इसमें अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन और इल्तुतमिश। इसका जो है क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें से एक से अधिक। देखिएगा कौन कौन है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस शक्ति का विरोध किया, परामर्श बिना खुद को सुल्तान घोषित कर लिया। वही दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने खलीफा से मंसूर नहीं मांगा था बल्कि खुद खलीफा का डिप्टी कहा। बलबन ने भी इस खलीफा शक्ति का विरोध किया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी और बलबन दोनों ने किया था। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।